नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का 4th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है ऑन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। हाँ, हमारा जो पहला टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक मैं हमेशा बोलता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये सबसे ज्यादा डेरिवेशन हैवी चैप्टर होता है तुम्हारा। ठीक है, इट इज अ डेरिवेशन हैवी चैप्टर। बहुत ज्यादा तुम्हारे फॉर्मूलाज होते हैं और इसमें मैग्नेटिज्म में सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स और तुम्हारा पहले दो चैप्टर में जो हम लोगों ने देखा था, उसी के बहुत सारे जो फेमिलियर टॉपिक्स जो निकल के आते हैं, जैसे हमारा फोर्स हो गया, फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, इसमें भी हमें ये सारे के सारे चीजों को समझना है। चलो शुरू करते हैं। सो what is a magnetic field and its application? In this chapter, we will be going to study magnetism provided by moving charges, and further we will proceed with Ampere's circuital law and its application. And at last, the chapter will end with magnetic forces and torque between two parallel conductors. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा यूजुअली हमारे मैग्नेटिक मटेरियल से प्रोड्यूस होता है, बट एट द सेम टाइम अगर एक चार्ज को हम लोग मूव करा दें, इफ वी मूव अ चार्ज, तो हमारा करंट के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। द चार्ज इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एट द सेम टाइम इट इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव स्टडीड दैट अ स्टैटिक चार्ज produces an electric field. Similarly, a moving charge or current flowing through a conductor produces a magnetic field. सबसे पहला चीज, तुम्हारा स्टेशनरी चार्ज जो होता है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तुम्हारा मूविंग चार्ज जो है वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नाउ the space in the surrounding of a magnet or a current carrying conductor in which its magnetic influence can be experienced is called a magnetic field. Same definition जो है तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी देखा था। The region around a charge in which another unit charge can experience a force is known as the electric field. उसी तरह से तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। The SI unit of magnetic field is Tesla. What is the SI unit of electric field? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तुम्हारा? न्यूटन्स पर कूलम यार। फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फील्ड। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, न्यूटन्स पर कूलम। ठीक है। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला और वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज गॉस। ठीक है, कैपिटल जी। नाउ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस के बराबर होता है। सीजीएस सिस्टम क्या होता है तुम्हारा? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। नाउ इसका डायमेंशनल एनालिसिस अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा? mt-2 a-1। इज देयर सम डायमेंशन मिसिंग हियर? लेंथ का डायमेंशन यहां पे मिसिंग है। mt-2 a-1 हो जाता है हमारा क्या? द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट के साथ होता है। In the summer of 1820, H.C. Oersted, by his experiment, concluded that current carrying conductors deflect magnetic compass needle placed near them. ठीक है। हाँ, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो रहा था तुम्हारा? यहां पे जो है he found that aligning a magnetic field in tangential to an imaginary circle which has the straight wire as its center and has its plane perpendicular to the wire as shown. So तुम्हारे पास क्या हो रहा था? फॉर एग्जाम्पल ये डॉट और ये क्रॉस क्या दिखाते हैं? डॉट का मतलब होता है करंट बाहर की तरफ आ रहा है, क्रॉस का मतलब है करंट अंदर की तरफ जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, दैट्स व्हाट द डॉट एंड द क्रॉस मीन। अब यहां पे क्या हो रहा है? तुम्हारे पास जो कंडक्टर है यहां पे, ठीक है, जब कंडक्टर तुम्हारा ऐसे ट्रैवल कर रहा है, सो यहां पे हमेशा वो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हुआ जा रहा है। और जब हम इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को देखने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइनी टाइनी मैग्नेट्स, ठीक है, कंपास नीडल्स जो होते हैं हमारे, कंपास नीडल से हमें देखने को मिलता है दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर अक्रॉस अ क्या बोल तुम्हारा कंडक्टर कैरिंग करंट। सो अगर तुम्हारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फील्ड तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा टू द फ्लो ऑफ करंट।
द फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, उसका जो प्लेन होगा, प्लेन ऑफ द फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, नाउ इफ द करंट इज रिवर्स्ड द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। ठीक है, दैट इज तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है उल्टा हो जाता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंडिकेट्स दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द वायर। ठीक है, या तो तुम क्या करो, तुम अपना जो करंट है, करंट को इंक्रीज कर दो, या फिर तुम्हारा ये जो कंपास का नीडल है उसको तुम्हारे वायर के करीब लेके आओ। तो ऑस्टेड ने क्या देखा, ही ऑब्जर्व्ड दैट जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ठीक है, the deflection of the needle increased. He also found that the iron filings sprinkled around the wire arranged themselves in concentric circles. ये वाला, ठीक है, यहां से तुम्हारा करंट बाहर जा रहा है, उसने क्या किया है, थोड़ा बहुत जो आयरन का जो पाउडर होता है उसने क्या किया, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे एक प्लेन में ही स्प्रेड देम अक्रॉस, और ही ऑब्जर्व्ड दैट ये जो आयरन फाइलिंग्स है दे आर बेसिकली फॉर्मिंग कंसेंट्रिक सर्कल्स, अलग अलग तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहा है। और इन कंसेंट्रिक सर्कल्स को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स है दीस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो क्या क्या बोला उसने, अगर तुम करंट को इंक्रीज कर दो कंडक्टर के अंदर, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द कंपास नीडल को डिक्रीज कर दो, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड विल बी ग्रेटर इफ यू डिक्रीज द डिस्टेंस। सुना सुना लग रहा है ना, सुना सुना लग रहा है हमारा। चार्ज के बीच, चार्ज और तुम्हारा यूनिट चार्ज के बीच में जब हम लोग डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो क्या होता है, फील्ड तुम्हारा बढ़ जाता है, फोर्स तुम्हारा बढ़ जाता है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। नाउ this experiment shows that the magnetic field is produced due to electric current. Electric current means moving the charge, so it can be concluded that moving charges produce magnetic fields in the surrounding. Moving charge क्या करते हैं, magnetic field तुम्हारे surrounding में produce करते हैं। Am I clear? समझ में आ गया 100%? चलो अगला, consider a conducting wire AB placed over the magnetic needle, placed over the magnetic needle parallel to it. If the key is open का मतलब क्या है, स्विच तुमने ओपन कर रखा है। If the key is open, then there is no current in the wire AB. When the magnetic needle remains parallel to the wire, that is तुम्हारा जो magnetic needle है, की ओपन होते वक्त क्या कर रहा है, it is parallel to the wire. That is कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जब तक तुम करंट चालू नहीं कर देते। जब तक तुम करंट चालू नहीं कर देते तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल इज नॉट डिफ्लेक्टिंग एट ऑल। Now, when the key is closed, then due to the flow of current in the wire AB, it will be found that the north pole of the needle gets deflected towards the west as shown in figure. तुम्हारा जो मैग्नेटिक नीडल है, क्या हुआ, करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, तुम्हारा जो नीडल है, नॉर्थ पोल जो है वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट कर गया, इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया बोल सकते हैं। नाउ if the direction of the current is reversed by changing the polarity of the battery, यहां पे पॉजिटिव यहां पे था, यहां पे नेगेटिव यहां पे था, तो क्या हुआ, तुम्हारा जो नॉर्थ पोल है वो करीब आ गया। मगर यही चीज तुमने बैटरी का जो अरेंजमेंट है उल्टा कर दिया, यू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ बैटरी, दस तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तब क्या हुआ, द मैग्नेटिक नीडल, द नॉर्थ पोल मूव्ड अवे। If the direction of the current is reversed, magnetic needle deflects towards the east. ठीक है, so a current or a field emergent out of the plane of paper is represented by a dot, and going into the plane of the wire is represented as a cross. अब इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, सो अगर तुम्हारे पास यहां पे एक डॉट है, यहां पे एक क्रॉस है, इसका मतलब क्या है पता है, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन और तुम्हारा इस प्लेन के अंदर घुसता हुआ जा रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, यहां पे अंदर घुस जा रहा है। क्लियर, डाउट्स, नो, ठीक है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, the direction of deflection of magnetic needle due to the current in a wire is given as Ampere's swimming rule. Ampere का swimming rule. According to Ampere's swimming rule,
If we imagine a man is swimming along the wire in the direction of current with his face turned towards the magnetic needle so that the current enters his feet and leaves his head, then the direction of magnetic field is produced such that the north pole of the needle will be deflected towards his लेफ्ट हैंड. ठीक है. सो तुम्हारा क्या हो रहा है यहां पे देखो, यहां पे करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है. द करंट इज, एक सेकंड को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं. यहां पे देयर इज अ मैन स्विमिंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसे करके. समझ में आ गया? एक बंदा तुम्हारा स्विम कर रहा है और अगर तुम्हारा करंट उसके पैरों से निकल अंदर जब घुस के सर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? तो जब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ऐसे करके वो स्विम करेगा, ऐसे करके वो जिस डायरेक्शन में स्विम करेगा, वो वाले डायरेक्शन में तुम्हारा कंपास नीडल क्या करेगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा. अब यहां पे देखो, इस वाले डायरेक्शन में देखो क्या हो रहा है. यहां पे ये बंदा है ऐसा, यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड ये हो गया. दिस इज गोइंग टू बी हिज लेफ्ट हैंड. तो लेफ्ट हैंड से वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है. किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ. क्या हो रहा है? तुम्हारा कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है. अंडरस्टूड? सो इस तरह से तुम्हारा जो स्विमिंग रूल है वो आता है. Then the direction of the magnetic field is produced such that the north pole of the needle will be deflected towards his left hand. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर्स स्विमिंग रूल. ठीक है, अगर करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है और अगर मैं ऐसे स्विम करने की कोशिश कर रहा हूं, सो अगर एक कंपास नीडल को यहां पे रखा जाए, ठीक है, इट विल मूव, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि मेरा हाथ इस डायरेक्शन में है. अंडरस्टूड? अगला, नाउ this rule can be recalled with the help of the word SNOW. It means when the current flows from south to north in a wire kept over the magnetic needle, then the north pole of the needle is deflected towards the, कहां पे? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, साउथ से नॉर्थ तुम्हारा जा रहा है तो द कंपास नीडल विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट. अब अगर नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है, द कंपास नीडल विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ. सो SNOW, साउथ टू नॉर्थ, द कंपास नीडल विल गेट डिफ्लेक्टेड. कहां पे? OW, SNOW क्या हो जाएगा? वो क्या था तुम्हारा? Then the north pole of the needle will get deflected towards the west. अच्छा, ऊपर. ओके. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, द बायोट-सावर्ट्स लॉ. ठीक है, बायोट-सावर्ट्स लॉ हमारा जो फील्ड और फोर्स के बारे में जो तुम्हारा इक्वेशन होता है वो बताता है. Biot-Savart's law is an experimental law predicted by Biot and Savart. This law deals with the magnetic field induction at a point due to a small current element, a part of any current carrying conductor. तो अगर तुम्हारे पास एक बहुत लंबी सी एक वायर है, इमेजिन करो दिस इज योर वायर. ये एक लंबा सा एक वायर है तुम्हारे पास. इस वायर में, इस छोटे से पोर्शन में, इस छोटे से पोर्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण तुम्हारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा प्रोड्यूस होगा, दैट इज गिवन बाय बायोट-सावर्ट्स लॉ. समझ में आ गया? दिस इज योर कंडक्टर. इस कंडक्टर के अंदर तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है और ये जो करंट फ्लो हो रहा है, जो इस छोटा सा तुम्हारा जो ये है लेंथ का एलिमेंट डेल्टा DL है, इसके अंदर तुम्हारा कितना करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, हाँ, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है और उसके कारण तुम्हारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. इसी को बायोट-सावर्ट्स लॉ कहते हैं. अगला, नाउ लेट XY बी द करंट कैरिंग कंडक्टर, I be a current in the conductor, DL be the infinitesimally small element of the conductor, dB be the magnetic field at any point P at a distance of R from the element. तो क्या क्या है?
तुम्हारे कंडक्टर के अंदर क्या करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। हम लोग कौन सा एलिमेंट, वी आर लुकिंग एट अ स्मॉल एलिमेंट डीएल, ठीक है। डीएल जो है, इस छोटे से एलिमेंट को हम लोग डीएल बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है डेल्टा डीबी, डीबी है। और यहां पे द डिस्टेंस बिटवीन दिस एलिमेंट एंड दिस पी इज आर, ठीक है। Now, according to Biot-Savart's law, the magnitude of magnetic field induction dB at a point due to a current element depends on the following factors. The magnetic field is directly proportional to the amount of current flowing. कितना तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है उतना ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा डीएल. डीएल कितना बड़ा होगा? द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट. dB is also directly proportional to the sine of the angle of theta between कौन कौन? तुम्हारा between the length of the element and the line joining the point. ठीक है, ये है तुम्हारा यहां पे dl जो है, it is literally flowing like this, है ना। और यहां पे क्या है तुम्हारे पास? दिस इज द लेंथ एलिमेंट, ठीक है। ये डीएल है, ये तुम्हारा इस तरफ जा रहा है। करंट का डायरेक्शन तुम्हारा डीएल का डायरेक्शन होता है। करंट तुम्हारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे इस छोटे से एलिमेंट डेल्टा एल में तुम्हारा जो डीएल होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब यहां पे क्या है तुम्हारे पास? एक पॉइंट पी है. देयर इज अ पॉइंट पी हियर. तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? सॉरी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज आर. सो ये डीएल और आर के बीच में जो एंगल है, डीएल और आर के बीच में जो एंगल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट थीटा. इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारे पास एक डेल्टा एलिमेंट डीएल है यहां पे, इफ यू हैव अ डीएल एलिमेंट लाइक दिस, और तुमसे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन डीएल एंड दिस पॉइंट? ये है तुम्हारा डीएल और ये है तुम्हारा आर. इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. साइन 90 क्या होता है तुम्हारा? 1. साइन तुम्हारा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो जब तुम्हारा जो पॉइंट है, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डीएल, ठीक है, व्हेन द पॉइंट इज एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ डीएल, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, बिकॉज थीटा तुम्हारा 90 डिग्रीज के बराबर होता है. समझ में आ गया? नाउ मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा? इस छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ मैं खेल रहा हूं. मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा? अब सोच लो, तुम्हारा यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमने क्या रखा है? डीएल रखा है. तो तुम्हारा करंट तो तुम्हारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. सो तुम्हारा डीएल का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? ऊपर की तरफ. तुम्हारा यहां पे आर का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? नीचे की तरफ. दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्रीज. तो अगेन साइन 180 क्या हो जाएगा? जीरो. मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो. सिमिलरली एक और, ये है तुम्हारा डीएल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है. ये है तुम्हारा एक पॉइंट. तो यहां पे तुम्हारा डी आर भी और डीएल भी, ये डीएल और ये तुम्हारा जो आर है, बोथ ऑफ देम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम? 0 डिग्री. अगेन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो. सो अगर तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसा ऐसा अगर तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तुम्हारा जो एक्सियल लोकेशन होता है, वहां पे तुम्हारा डेल्टा, तुम्हारा जो डीबी की वैल्यू है, द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो. जीरो हो जाएगा. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो एक्सियल पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो बिकॉज थीटा बिकम्स जीरो और 180 डिग्रीज, एंड साइन जीरो एंड साइन 180 बोथ ऑफ देम इक्वल टू जीरो. सो understood what is sin theta? Theta is the angle between the length element dl and the distance between the length element and the point r. इन दोनों के बीच का एंगल होता है. Now dB is inversely proportional to r square, that is directly proportional to 1 upon r square. यहां पे भी क्या हो रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ का इस्तेमाल हो रहा है. अब अगर मैं तुम लोगों से इनवर्स स्क्वायर लॉ पूछूं, यू कैन नॉट से नो. तुम्हें नहीं पता इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? अमोघ, व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? तनिष्क, व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इंटेंसिटी नहीं. हाँ,
ऑफ एनी क्वांटिटी, अगर वो तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय स्क्वायर ऑफ इट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से अगर तुम्हारी कोई क्वांटिटी गिर रही है, फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया, फोर्स में क्या हो रहा है तुम्हारे पास, फोर्स में लिटरली तुम्हारा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है फोर्स इज डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो तुम्हारा इनवर्स स्क्वायर लॉ तुम्हारा देखता है। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा इनवर्स स्क्वायर लॉ देखता है? नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है? पोटेंशियल एनर्जी हाँ कि ना? नहीं करती। के Q1 Q2 अपॉन आर होता है। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ रिलेशनशिप। ठीक है, कॉम्बाइनिंग ऑफ द अबव रिलेशनशिप dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो dB की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? dB इज इक्वल टू I dl sin थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी तो आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। नाउ डिराइव तो नहीं बोलेंगे, गिव अस एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टिंग एलिमेंट, बस। तो उसमें तुम्हें ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। दैट इज तुम्हारा द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द पॉइंट आर। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। ये हम लोग अभी देखने वाले हैं, देखो। सो where mu naught upon 4 pi is a proportionality constant. Mu naught is the permissibility of free space. Mu naught का वैल्यू क्या होता है? 4 pi into 10 to the power -7। ठीक है, हाँ, 4 pi into 10 to the power -7 होता है तुम्हारा परमिसिबिलिटी। तुम्हारा ये क्या था? दूसरा वाला वैल्यू क्या था? एप्सिलॉन क्या था तुम्हारा? परमिटिविटी। हाँ, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, जो भी हो। ठीक है, तुम्हारा यहां पे ये क्या हो रहा है? तुम्हारा परमिसिबिलिटी। Now permissibility of free space mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power -7 Tesla meter upon ampere और वेबर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, नाउ इट वेबर पर एम्पियर मीटर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mLT-2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7, खत्म। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, इन वेक्टर फॉर्म Biot-Savart's law can be written as dB is equal to I dl क्रॉस r। dl क्रॉस r क्यों लिखा है हम लोगों ने? क्योंकि साइन थीटा आता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या देता है? इट गिव्स अस साइन थीटा ना। a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। सो db को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग db को लिख सकते हैं, db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब्ड। व्हाई डिड वी राइट इट लाइक दिस? नीचे r क्यूब क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऊपर एक r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। dl क्रॉस r की वैल्यू क्या हो जाएगी? dl r साइन थीटा। सो ऊपर का एक r, नीचे का एक r कट गया, तो तुम्हें आइडियल साइन थीटा अपॉन r क्यूब ही मिल रहा है। सो वेक्टर फॉर्म में तुम्हारा आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब्ड मिल जाता है। Understood? Ideal cross r upon r cubed. From equation 1, the direction of dB would be the direction of the cross product vector dl cross r, which is represented by the right hand screw rule or the right hand thumb rule. Right hand thumb rule क्या होता है? समझ में आ गया? You curl your hands like this. अगर thumb is representing तुम्हारा ये dl, ये है तुम्हारा किस डायरेक्शन में तुम्हारा ये हो रहा है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ये है a और ये है
बी, और ये है तुम्हारे दोनों के बीच का एंगल थीटा। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर होगा। बी क्रॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी की तरफ अपनी उंगलियों को रखो, फिर कर्ल कर दो। कर्ल करते हुए कहां जा रहा है, ए ऊपर है कि नीचे है, नीचे के डायरेक्शन में है। सो कर्ल करके नीचे की तरफ लेके आओ, तुम्हारा किस डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया, इस तरह से तुम्हारा डीएल क्रॉस आर काम करता है। अंडरस्टूड, इज दिस टोटली अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ओके, पक्का। हाँ, परमिसिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, कितने आसानी से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे एक मीडियम के अंदर ट्रैवल कर सकता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम्हारे मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है तो हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, यहां पे परमिसिबिलिटी, परमिटिविटी भी वॉज एप्सिलॉन, परमिसिबिलिटी इज म्यू। परमिसिबिलिटी परमिएबिलिटी सेम है। हाँ, परमिटिविटी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। परमिएबिलिटी क्या, परमिएबिलिटी इज, व्हाट इज परमिएबिलिटी, कहां पे, नहीं वो परमिसिबिलिटी लिखा हुआ है, परमिएबिलिटी, अच्छा, एक सेकंड रुको। सो तुम्हारा परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे जो परमिएबिलिटी लिखा हुआ है, सो परमिएबिलिटी, PERMEABLITY, सो the ability of a porous material like rock or soil or a medium like space to allow the passage of fluids or electromagnetic fields through them is called तुम्हारा permeability। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर परमिएबिलिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी measures a material's ability to support the formation of magnetic fields within it, measured in हेनरीज पर मीटर। एच की वैल्यू जो है अभी हम लोग सीखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में, ओके। अगला, अंडरस्टूड, परमिएबिलिटी क्या होता है समझ में आ गया, ओके। अगला, ये वेक्टर फॉर्म हो गया हमारे पास। नाउ हियर डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग बोथ डीएल एंड आर। ठीक है, अगर तुम्हारा डीएल यहां पे है, आर तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, सो तुम्हारा या तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बोथ दीज, इसलिए इसे साइन थीटा बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तुम्हारा। So magnetic field induction at a point P due to a current through the entire wire, B is equal to क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब्ड, है ना। तो यहां पे तुम्हारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो रहा है डीएल का, ठीक है, बाकी सारे के सारे तुम्हारे बाहर निकल के आ जाएंगे। डीएल आई साइन थीटा अपॉन आर क्यूब में तुम्हारा सिर्फ डीएल जो है दैट इज द टर्म दैट इज चेंजिंग। Biot-Savart's law in terms of current different focus of current different focus of क्या, Biot-Savart's law in terms of current different focus of Biot-Savart's law density J can be written as, so dB is equal to mu naught upon 4 pi J cross R dV upon R cubed। ये कैसे आया वो दिखाता हूं मैं। What is J, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज करंट डेंसिटी, जे की वैल्यू क्या होती है, आई बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। सो अगर तुम्हें यहां पे इसके अंदर डालना है, सो हमें पता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अगर मैं यहां पे नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए क्या होता है, जे, डीएल मल्टीप्लाइड बाय ए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, व्हाट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम। सो तुम्हारा डीवी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। सो अगर इसे तुम अपने वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तुम्हारा यहां पे जे तुम्हारा डीवी, डीवी क्या लिखा है उन्होंने, जे क्रॉस आर, जे क्रॉस आर, जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब्ड
तुम्हारा आर क्यूब डीवी। ठीक है, नाउ जे क्रॉस आर क्यूब बोला गया है। व्हाई डिड बी यूज जे? बिकॉज जो डीएल है, और जो डीएल है तुम्हारा, वो तुम्हारा डायरेक्शन क्या किससे किससे ले रहा है। हाँ, लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तुम्हारा जो डीएल है, इट इज टेकिंग द डायरेक्शन फ्रॉम करंट। तो करंट ही तो है जे, सो जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब डीवी के बराबर हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ आई गॉट दिस जे इन द फर्स्ट प्लेस? जे कैसे मिला पता चल गया ना मेरे को। ठीक है, अगला। नाउ Biot-Savart's law in terms of charge and its velocity. So dB is equal to mu naught upon 4 pi q v cross r upon r cubed. अब यहां पे what is current? हाँ, q upon t के बराबर होता है ना? We know that current is equal to q upon t. I is equal to q upon t के बराबर होता है ना? अगर मैं यहां पे ऊपर और नीचे अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई द टॉप एंड द बॉटम, तो मेरे को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है r से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, ऊपर r से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला, r अपॉन t क्या होता है, व्हाट इज r अपॉन t? लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। एग्जैक्टली, I इज इक्वल टू q तुम्हारा v क्रॉस क्या, r अपॉन तुम्हारा आर क्यूब्ड। सॉरी एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी, एक सेकंड रुको। आई डी एल इज इक्वल टू तुम्हारे पास, आई डी एल इज इक्वल टू तुम्हारा क्यू अपॉन तुम्हारा डी टी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्यू डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइडियल। ओके, तो अगर मैं dB लिख दूं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तुम्हारा क्यू इंटू वी, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इस तरह से मेरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ आई एम गेटिंग माई फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। सो व्हाट इज, यहां पे भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज शोइंग मी द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पे वेलोसिटी इज शोइंग मी द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पे क्या हो रहा था, करंट डेंसिटी इज शोइंग मी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, सो अलग अलग तरीके के सेम फॉर्मूलास है तुम्हारे पास। समझ में आ गया ये बात, क्लियर हो गई? सो इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, नो प्रॉब्लम। वेक्टर में इसका कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद तुम्हारा करंट डेंसिटी में इसका कोई प्रॉब्लम है? फिर उसके बाद वेलोसिटी में इसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है? सो इन सारे के सारे, हाँ क्या पे, कौन सा, किसका, लास्ट वाला? ये तो मैंने तीनों का डिराइव किया है यहाँ पे, लास्ट वाला ना। ठीक है, एक और बार दिखाता हूं। हाँ, यहाँ पे देख लो। सो हमारा यहाँ पे आईडीएल को क्या लिख रहे थे हम लोग, क्यू अपॉन डी टी डॉट डीएल। ठीक है, अब ये डीएल अपॉन डी टी क्या हो गया था हमारा, बी के बराबर हो गया था। हमें पता है कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तुमने क्या किया, ये तुमने आईडीएल की जगह क्यूबी लिख दिया, क्यूबी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर और नीचे तुम्हें इस साइन थीटा को तुम्हें हटाना है। साइन थीटा को हटाने के लिए तुमने क्या किया, तुमने इन दोनों के बीच में v क्रॉस आर, ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हें क्या मिल गया, v क्रॉस आर, बिकॉज v क्रॉस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर साइन थीटा, और नीचे का आर और ऊपर का आर कट के तुम्हारा सेम ये वाला फॉर्मूला ही बना देंगे, द सेम फॉर्मूला राइट हियर। ओके, सो इसीलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में। Biot-Savart's law in terms of the magnetizing force or the magnetizing intensity H of a magnetic field is given as delta H क्या हो जाता है तुम्हारा, dB upon mu naught के बराबर हो जाता है। ठीक है, so what is delta H? Delta H is equal to dB upon mu naught।
मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। फोर्स या फिर इंटेंसिटी दोनों ही बोल सकते हो। ये किसके बराबर होता है तुम्हारा? डीबी अपॉन म्यू नॉट के बराबर होता है। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्या? म्यू नॉट कटने के बाद क्या हो जाएगा? 1/4 पाई क्या? आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस यहां पे म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हारी हट गई है बस। ठीक है, यू आर डिवाइडिंग परमिएबिलिटी विथ परमिएबिलिटी से तुम डिवाइड कर दे रहे हो। नाउ फीचर्स ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ आर एज फॉलोज। सबसे पहला क्या है? दिस लॉ इज एनालोगस टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? कूलम्स लॉ क्या कह रहा था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरह से तुम्हारे पास क्या है? आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ आईडीएल एंड आर। ठीक है, आईडीएल और आर के दोनों का परपेंडिकुलर है। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक तुम्हारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहां पे तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा जो पॉइंट है, दिस इज आर, दिस इज करंट, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ द सर्फेसेस। समझ में आ गया? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा एंड यू कैन फाइंड इट यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम कर सकते हैं। डीएल जहां पे भी है, अपने उंगलियों को डीएल की तरफ डाल दो और आर की तरफ कर्ल कर लो। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब दिखता है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस। ये मैंने पहले ही बता दिया है, एक्सिस में अगर लाई करता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इट मींस दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द थिन लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड इज 0 बिकॉज थीटा इज 0। थीटा इज 0 और 180 डिग्रीज। इफ थीटा इज 90 डिग्रीज, दैट इज तुम्हारे पास यहां पे है कंडक्टर, करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में तुम्हारा क्या है? ये इस पर्टिकुलर पॉइंट में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है एंड दिस इज द डिस्टेंस r। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्रीज के बराबर है। जब 90 डिग्रीज हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी से दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, dB इज अगेन 0, तुम्हारा फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बायोट-सावर्ट्स लॉ and Coulomb's law. The Biot-Savart's law for the magnetic field has certain similarities as well as differences with the Coulomb's law for electrostatic fields. Some of these are as follows. सबसे पहले similarity क्या है? Both of them follow the inverse square rule. Both are long range since both depend inversely on the square of the distance from the source to the point of interest. The principle of superposition applies to both fields. ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? अगर मल्टीपल फील्ड्स है तुम्हारे पास, तुम क्या करते हो? एक पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालेंगे समझ जाते हो। ठीक है, यू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द resultant field. In this connection, note that the magnetic field is directly proportional to the source, IDL, just as the electric field is directly proportional to its source, the electric charge. समझ में आ गया? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? आइडियल के प्रोपोर्शनल है। जिस तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज तुम्हारा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना ही ज्यादा आइडियल की वैल्यू बढ़ेगी तुम्हारी, उतना ही ज्यादा तुम्हारा फील्ड होगा। एक सेकेंड। तो जिस तरह से हमारा चार्ज बढ़ता है, वैसे ही हमारा फील्ड बढ़ता है। यहां पे जिस तरह से हमारा डीएल और आर, आईडीएल की वैल्यू बढ़ती है, उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। The electrostatic field is produced by a scalar source, namely charge. Charge एक scalar quantity होती है। The magnetic field is produced by a vector source, IDL, current का direction और DL। ठीक है, the electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point. The magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector r and the current element IDL. इसके perpendicular होता है। There is an angle dependence in Biot-Savart's law which is not present in the electrostatic force. The electrostatic case,
the magnetic field at any point in the direction is of dl is 0 along the line theta is equal to 0, sin theta is equal to 0, sorry sin 0 is equal to 0, so db becomes equal to 0. so सबसे पहला क्या है, स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ तुम्हारा चार्ज और आइडियल के बेसिस पे तुम्हारा आता है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है. तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर होता है तुम्हारा, जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो दैट इज परपेंडिकुलर. ठीक है, फिर अगला क्या है, एंगल डिपेंडेंस. तो हमें कूलम्स लॉ के अंदर एंगल डिपेंडेंस देखने को नहीं मिलता, वेयर हमारे दूसरे में वी सी द एंगल डिपेंडेंस. ठीक है, फील्ड तुम्हारा कहीं पे जीरो होता नहीं है. यहां पे क्या हो रहा है, डीएल, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा डीएल एलिमेंट जा रहा है उसके डायरेक्शन में तुम्हारा द फील्ड इज बिकमिंग जीरो, साइन थीटा तुम्हारा साइन 0 होने के कारण. अगला, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ठीक है, परमिसिबिलिटी करके कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, is the physical quantity that determines the degree of interaction of electric field with the medium. However, the magnetic permeability mu naught is the physical quantity that measures the ability of a substance to acquire magnetism in a magnetic field. कितना ज्यादा तुम्हारा मेटीरियल मैग्नेटाइज हो सकता है if you place it in a magnetic field, ये होता है तुम्हारा permeability. परमिएबिलिटी समझ में आ गया. नाउ दैट इज द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ मैटर बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एक मैटर के अंदर कितना डीपली पेनिट्रेट कर सकता है, कितने स्ट्रेंथ के साथ पेनिट्रेट कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा परमिएबिलिटी. ठीक है, परमिटिविटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मीडियम. ठीक है, किस तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा, बढ़ेगा घटेगा, ये सब कुछ तुम्हारा परमिटिविटी मेजर करता है. परमिसिबिलिटी मतलब द मैग्नेटाइजिंग एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल. ठीक है, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. हमारा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, What will happen? हमारे पास यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, हम लोगों ने क्या किया, ऊपर और नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10⁻⁹ और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है तुम्हारा 10⁻⁻⁷. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त क्या मिल रहा है, 1/3 इंटू 10⁻8 द होल स्क्वायर या फिर 1/c². So mu naught epsilon naught, that is permittivity और permeability का प्रोडक्ट हमेशा 1/c² के बराबर होता है. ठीक है, अगर तुम्हें परमिटिविटी दे रखा हुआ है एंड दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट परमिएबिलिटी, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, 1/c² के बराबर. व्हाट इज c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 into 10⁸ meters per second. Now the magnetic field due to a current carrying conductor, एक करंट कैरिंग कंडक्टर तुम्हारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड created by a current element is perpendicular to the both the current element dl and the position vector r. ठीक है, हमको पता है अभी dl क्रॉस r, बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. जो dl है और r है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के कारण ही हमारा क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ही होगा. ठीक है, सो यहां पे तुम्हारा डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन की तरह यहां पे है, आर तुम्हारा यहां पे है. देख लो, डीएल क्रॉस आर, डीएल इस डायरेक्शन में जा रहा है, आर तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रहा है तुम्हारा, अंदर की तरफ घुस रहा है. हाँ, द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनसाइड, है ना, दिस थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनसाइड. क्यों, तुम्हारा डीएल ऐसे था और आर तुम्हारा इस डायरेक्शन में था. ठीक है, ऐसे देखो, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r अंदर की तरफ. According to the right hand thumb rule, the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of paper and directed inwards. अंदर की तरफ जा रहा है. The magnetic field B for an infinitely long wire
is given as B is equal to mu naught I by 2 pi r. ठीक है, समझ में आ गया? जब तुम्हारा बीच में होता है, ये क्या है, यहां पे तुम्हारा एक कंडक्टर है, यहां पे तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। सो अल्फा और बीटा क्या है तुम्हारे एंगल्स, इस पॉइंट पे अल्फा का एंगल कितना होगा, बीटा का एंगल कितना होगा। अगर तुम्हारे अल्फा और बीटा की वैल्यू तुम्हारी इंफिनिटी है, या अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, आई थिंक हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, तो हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. So, for an infinitely long current carrying conductor, the magnetic field is given as mu naught I upon 2 pi r. समझ में आ गया? साइन अल्फा साइन बीटा तुम्हारा क्या है यहाँ पे, देखो एक सेकंड रुको, आई थिंक आई मिस्ड समथिंग. द मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर स्ट्रे, अच्छा यहाँ पे मिस कर दिया था मैंने, मेरे को लग रहा था ना. Magnetic field due to a current carrying conductor. The radial magnetic field created by a current element is perpendicular to both the current element dl and the position vector r. The magnetic field B for a straight wire of finite length is given as B is equal to mu naught I upon 4 pi r. यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा के बराबर होता है. नाउ सोच के देखो, यहां पे तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, यहां पे तुम्हारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है ये क्या है तुम्हारा, दिस वैल्यू इज योर आर. ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर एंड ऑफ द कंडक्टर के साथ क्या बना रहा है, एक एंगल अल्फा बना रहा है. ये जो पॉइंट है इस कंडक्टर के ये वाले एंड के साथ क्या एंगल बना रहा है, तुम्हारा बीटा बना रहा है. तो तुम्हारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जा रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर. साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर, ये फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट्स अ फॉर्मूला. नाउ अगर तुम्हारा वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है, जितना ज्यादा लंबा होते जाएगा उतना तुम्हारा एंगल अल्फा और बीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी. सोच के देखो, यहां पे यू हैव अ वायर दिस बिग, ठीक है, और यहां पे सेम इस पॉइंट पे तुम्हारा कंडक्टर है, तो यहां पे और यहां पे देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना. इस एंगल से तो बड़ा है ये वाला एंगल. सो जितना ज्यादा हमारा कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एंड देन दे विल बिकम 90 डिग्रीज एट द मैक्सिमम, है ना. 90 डिग्रीज के बराबर हो जाएंगे तुम्हारे साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2. सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर तुम्हारा क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बन जाएगा. ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. दिस इज फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये वाला फॉर्मूला याद करके रख लेना. ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. नेक्स्ट, the direction of the magnetic field associated with the current dense carrying conductor can be determined by the right hand thumb rule. Again यहां पे देखो तुम्हारे पास current is flowing like this, current इस डायरेक्शन में है, तुम्हारा r इस डायरेक्शन में है, तो अपने हाथों को कर्ल करो, कर्ल करते वक्त अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, अंदर की तरफ डायरेक्शन करेगा आई आर. आई का ही डायरेक्शन तुम्हारा डीएल का डायरेक्शन होता है, डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ चले जाएगा. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल. नाउ right hand thumb rule, according to this rule, if we imagine a linear wire conductor to be held in the grip of the right hand such that the thumb is directing the thumb is giving the direction of current. ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जहां पे जो थंब है मेरा क्या कर रहा है, इट इज शोइंग मी द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, सो यहां पे जो मेरी उंगलियां कर्ल कर रही है ना, जो उंगली जिस तरह से कर्ल कर रही है वो मेरा क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इट विल बी क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज के बराबर हो जाएगा ना. कॉर्कस्क्रू रूल भी सेम चीज होता है, अगर इनमें से कोई एक याद करके रख रहे हो तो दूसरे की जरूरत नहीं है. ओके, अ करंट
10 amperes is flowing. Example number 1. A current 10 amperes is flowing east to west in a long wire kept horizontally in the east-west direction. Find the magnitude and direction of magnetic field in a horizontal plane at a distance of 10 centimeters north. ठीक है, तुम्हारे पास infinitely long wire है. Infinitely long wire के लिए magnetic field क्या हो जाता है? B is equal to mu naught I upon 2 pi r. ठीक है, हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. नाउ अब यहां पे एक चीज दिखाता हूं तुम लोगों को. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर होता है ना? सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा? समझ में आया? ऊपर और नीचे तुमने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो तुम्हारा 10 टू द पावर -7 के बराबर हो ही गया, और 2 तुमने जो मल्टीप्लाई किया है वो यहां पे आ गया. सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7. समझ में आ गया? ओके, सो यहां पे 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा आई की वैल्यू क्या है? 10 अपॉन आर की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 10 सेंटीमीटर्स. दैट इज 10 इंटू 10 की पावर -2. ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इस 10 को काट दे. ये जो 10 टू द पावर -2 ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर 5 -5 हो जाएगा. 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, तो क्या? टेस्ला. एग्जैक्टली, टेस्ला के बराबर हो जाएगा. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल और द मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल. तो तुम्हारा वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, तो थंब को क्या करो? करंट के डायरेक्शन में रखो. ठीक है, नाउ तुम्हारा इस पॉइंट पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? तुम्हारा बाहर निकल के आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया? यहां पे एक डॉट डाल दिया. ठीक है, नाउ द डायरेक्शन, एक सेकंड रुको. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल और द मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर्स ड्यू टू फ्लोइंग करंट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स टू द, क्या? कहां से कहां तक जा रहा है? अच्छा, ईस्ट से लेके वेस्ट में जा रहा है. एरो इस तरफ है, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जा रहा है. एक काम करो, ईस्ट से लेके वेस्ट तक तुम्हारे हाथों को अलाइन कर लो, ऐसे करके. अलाइन कर दिया? अलाइन कर दिया. अब इस पॉइंट को छूने की कोशिश करो, इस पॉइंट को अपने उंगलियों से छूने की कोशिश करो. क्या हो रहा है? तुम्हारी उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है, हाँ कि ना? दे आर गोइंग इनवर्ड्स. सो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा. अब अगर यही चीज यहां पे करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट तुम्हारा इस तरफ फ्लो कर रहा है. नाउ क्या किया तुमने? उंगलियों को ऐसे रख दिया. अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पूछना है. तुम क्या करोगे? उंगलियों को ऐसे रखोगे, घुमा के अंदर से तुम्हें छूना पड़ेगा, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? बाहर की तरफ आएगा. देखो, लिटरली बाहर की तरफ आ रहा है. इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा. सो अंदर से बाहर की तरफ ऐसे ऐसे जा रहा है. इट इज लिटरली गोइंग लाइक दिस. अगर ये तुम्हारा कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इज लिटरली गोइंग लाइक दिस. ऊपर बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है. यहां पे क्या हो रहा है? ऊपर अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे से बाहर की तरफ आ रहा है. क्लियर हो गया? 100% क्लियर. लेट्स मूव ऑन. Find an expression for the magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square of side 2a carrying a current I as shown in figure. ठीक है, तुम्हारा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है यहां पे. सो यहां पे देखो, स्क्वायर है तुम्हारे पास, है ना? यू हैव अ स्क्वायर लाइक दिस. तुम्हारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, हाँ कि ना? हाँ. सो इस डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? अंदर की तरफ है. इस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. इस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. इस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा अंदर की तरफ है. सो इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड प्लस इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड प्लस इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड प्लस इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, सारे के सारे कंडक्टर्स का लेंथ क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर. सो हमें क्या पता है? वी नो दैट यहां पे अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर है ऐसा, इस पॉइंट पे तुम्हारा अगर ये बना दे रहा है,
इफ दिस इज 45 और ये है 45, ठीक है। स्क्वायर का यही तो होता है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल से स्क्वायर ही है, इट्स स्क्वायर। देखो इन्होंने गंदा बनाया है मगर इट्स स्क्वायर ओनली, ठीक है। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 2a, गंदा बनाया है मगर स्क्वायर ही है। ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और ये भी तुम्हारा क्या है 2a। नाउ हमारा जो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर कितने एंगल में इंटरसेक्ट करते हैं, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं बीच से एक लाइन खींच दूंगा तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा 45। सो मेरे पास क्या आ रहा है, साइन ए प्लस सॉरी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर होता है कंडक्टर के अंदर। सो यहाँ पे साइन अल्फा इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 45, साइन बीटा इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 45। सो तुम्हारा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तुम्हारा दूसरा साइन 45 भी 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2, √2 ऊपर जाके कट गया तो क्या हो गया √2 मिल गया, ठीक है। दिस बिकम्स द आंसर। सो अब इसको क्या करना है, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है तुम्हारा 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना फ्लो हो रहा था कंडक्टर के अंदर, आई आई करंट फ्लो हो रहा था, मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर है यहाँ पे, ठीक है। सो 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा यहाँ पे √2 अपॉन आर। आर क्या हो जाएगा, नाउ ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये पूरा का पूरा 2a है तो ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। हाँ ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर साइन 45 डिग्रीज। अब इस यहाँ पे देखो टैन ये 45 डिग्रीज है तो ये 90 डिग्रीज है तुम्हारा। सुनो 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 सुनो, अगर देखो इफ दिस इज 45 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 45 डिग्रीज है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा ये 45 है। इसको एक बार ढंग से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, सेम लाइन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है बस तुम्हारा। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास सेंटर है ये, ठीक है, दिस इज हाउ मच 2a, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस तुम्हारा a के बराबर हो गया। ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्रीज था, ये 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा। सो दिस इज फॉर्मिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी तुम्हारा a ही होगा। साइड वाली लेंथ का किस वाले लेंथ का, 2a का आधा तुम्हारा क्यों होगा, हाँ यहाँ पे, अच्छा स्क्वायर का, ओके। थोड़ा क्या बोलते हैं सोचा ही नहीं मैंने यहाँ पे, ये भी यही तो होगा तुम्हारा, दिस डिस्टेंस इज a, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट a, ठीक है। अच्छा इन्होंने फॉर्मूला के फॉर्मेट में ही लिखने बोला है, ठीक है फाइन। सो म्यू नॉट दे हैव आस्क्ड टू राइट इट इन फॉर्मूला फॉर्मेट इटसेल्फ, ठीक है, तो उसी को कर देते हैं। b इज इक्वल टू 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तुम्हारा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, यहाँ पे √2 इज इक्वल टू √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। आंसर आ गया, समझ में आ गया ये वाला, क्लियर, ओके। So the magnetic field on the axis of a current carrying loop. चलो let us consider a circular loop of radius a with center c, ठीक है।
तुम्हारे पास सेंटर सी दे रखा हुआ है. लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड करंट आई बी फ्लोइंग इन द डायरेक्शन शोन. सपोज P is any point on the axis of A of a coil at a distance of R from the center. That is, तुम्हारे पास ये कॉइल है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, C तुम्हारा सेंटर है, A तुम्हारा रेडियस है, ये जो R है इट इज द लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट P. ठीक है. और क्या क्या चाहिए हमें? अगर हमारे पास सबसे पहले इसको भी एक बार ड्रॉ कर ले. ये तो पता चल गया ना, पाइथागोरस थ्योरम ही है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. यहाँ पे है तुम्हारा छोटा सा डिस्टेंस dl. ठीक है, दिस इज योर डिस्टेंस dl. ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग एक dl ले रहे हैं, dl. नाउ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस dl के कारण तुम्हारा यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, यू आर गेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. इस पॉइंट के कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. समझ में आ गया? नाउ अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, एक सेकंड रुको. ओके, सो यहां पे लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए रेडियस हम लोगों ने कंसीडर कर दिया विद द सेंटर C. लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. दैट मींस लिटरली तुम्हारा कॉइल ऐसा है, द कॉइल इज लाइक दिस, पेपर के परपेंडिकुलर है, इट इज लिटरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. नाउ सपोज P is any point on the axis of a coil at a distance R from the center. ये है पॉइंट P तुम्हारे पास यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट P. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ कंसिडर अ करंट एलिमेंट IDL. ये छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले रहे हो IDL. ठीक है, ऑन द टॉप L डिस्टेंस पे, वेयर करंट comes out of the paper normally, whereas bottom M the current enters in the paper. तो बाहर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ, हाँ, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन. यहां पे देखो, यहां पे दिस इज द लूप, ये तुम्हारा एक लूप है. तो करंट लिटरली तुम्हारा, ये एक चीज है, इसको इमेजिन करो, ये एक लूप है तुम्हारा, करंट लिटरली प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर आ रहा है इस डीएल में. अरे पेपर, ये दिस इज द पेपर, बोर्ड पेपर, प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, अब नीचे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, यहां पे तुम्हारा डीएल जो है अंदर की तरफ करंट को लेके जा रहा है, यहां पे करंट बाहर निकल के आ रहा है, यहां पे करंट तुम्हारा अंदर की तरफ जा रहा है. ठीक है, नाउ कंसीडर द करंट एलिमेंट IDL ऑन टॉप where the current is coming out of the paper, whereas at the bottom the current is entering into the paper normally. तो DLP जो है, यहां पे देखो LP इस परपेंडिकुलर, जो भी देखो तुम्हारा ये जो है बाहर निकल के आ रहा है, सो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू तुम्हारा डीएल के बराबर हो जाएगा. यहां पे भी एमपी जो है तुम्हारा, यहां पे व्हाट इज दिस एमपी, ये वाला लेंथ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डीएल. नहीं समझ में आया? देखो यहां पे ढक्कन इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, तुम्हारे पास यहां पे करंट इज कमिंग आउट लाइक दिस, बाहर की तरफ. ठीक है, करंट इज कमिंग आउट लाइक दिस, और तुम्हारा जो ये पेन है, तो ये जो डायरेक्शन है, जो आर है, इट इज कमिंग आउट लाइक दिस. अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट फ्लिपिंग इट एंड शोइंग इट टू यू. क्या हो रहा है, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर. देखो फिर से देखो, तुम्हारा ये जो पेन है, पेन तुम्हारा करंट बाहर निकाल रहा है, और ये जो तुम्हारा आर है, ये लिटरली तुम्हारा ये है डिस्टेंस, क्योंकि ये है हमारा पॉइंट पी. सो इन दोनों के बीच का एंगल इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्रीज. तो यहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड और एंगल क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्रीज. यहां पे भी क्या हो रहा है, देखो यहां पे द करंट इज गोइंग इनसाइड, द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. ये तुम्हारा जो आर है, आर का डायरेक्शन ऐसा है. अब इसको देखो, व्हाट इज द एंगल हियर, द एंगल इज अगेन
90 डिग्रीज, हाँ कि ना, 90 डिग्रीज है। तो यहां पे भी तुम्हारा डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, डीएल मल्टीप्लाइड बाय आर, क्योंकि साइन जो थीटा है इट इज अगेन 90 डिग्रीज यहां पे। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात? ओके, लेट्स मूव ऑन। सो यहां पे एलपी इज इक्वल टू एमपी इज इक्वल टू ये वाला जो लाइन है, एलपी और एमपी इट इज जस्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तुम्हारे पास यहां पे दिस इज योर आर, दिस इज योर ए, तो ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर हो गया। क्लियर, डन। अब इस एलिमेंट डीएल, इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, एल, और ये है तुम्हारा एम। इस एलिमेंट डीएल के कारण इस पॉइंट के ऊपर कितना तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। सो डीबी इज इक्वल टू आईडीएल साइन थीटा अपॉन ये, समझ में आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर। नाउ तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट आइडियल अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ इज गिवन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्रीज अपॉन डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिकम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर हो गया। नेक्स्ट, ओके, now where a is the radius of the circular loop and r is the distance, ये कुछ हमें पता है। According to the right hand screw rule, the direction of dB is perpendicular to LP and along PQ, where PQ is perpendicular to LP. Similarly, the same magnitude of magnetic field is obtained due to the current element DL at the bottom, and the direction is along PQ dash, where PQ dash is perpendicular to MP. अब यहां पे देखो, तुम्हारे पास देखो, यहां पे है तुम्हारे पास पी क्यू और पी क्यू डैश, दीज टू आर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू, ऊपर वाला ये पी क्यू डैश है, नीचे वाला तुम्हारा ऐसे जा रहा है। नाउ यहां पे हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वी आर स्प्लिटिंग इट इनटू टू डिफरेंट क्वांटिटीज, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और द वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हम लोग इन्हें स्प्लिट कर दे रहे हैं। नाउ ये जो डीएल है, डीएल का इस पॉइंट पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किसका डायरेक्शन किस तरफ था, नीचे की तरफ था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। इसको तुम्हें समझना थोड़ा सा क्या बोलते हैं अजीब लगेगा। देखो डीएल इस तरफ था, है ना, डीएल तुम्हारा, पेन दो अपना, डीएल वॉज इस तरफ तुम्हारा, अगेन ये आर इस तरफ था, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कैसा होगा, ऐसा, इसके परपेंडिकुलर, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर है। सो अगेन सोच के देखो, अगर तुम्हारा ये फाई है, इफ दिस इज योर फाई, ठीक है, ये तुम्हारा फाई है, तो इसके परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाउ विल यू गेट अ परपेंडिकुलर लाइक दिस, यहां पे अगर तुम्हारा फाई निकल के आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, फिर से देखते हैं। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में हम लोगों ने बोला है कि दिस इज अवर क्या, दिस इज अवर फाई, ठीक है, और नीचे के डायरेक्शन में भी हम लोगों ने बोल दिया ये भी हमारा क्या है, फाई है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है, ऊपर और नीचे फाई है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए तुम्हारा, ये जो आर है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए तुम्हारा, दैट मींस लाइक दिस, यहां पे भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए तुम्हारा, लाइक दिस, ठीक है। नाउ इफ दिस इज 5, दिस इज 90 डिग्रीज, ये 5 है, ये 90 डिग्रीज है, हाँ कि ना, तो ये एंगल क्या हो जाता है, हमें पता है कि ये जो एंगल है ये क्या होता है, 90 डिग्रीज होता है, और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्रीज है।
तो इन दोनों एंगल के बीच में कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस, ये दोनों के दोनों एंगल दोनों में ऐड हो रहा है। नहीं, जब समझ में ना आए तो बोलो, मैं अलग अलग शेड से बनाने के लिए तैयार हूं, आई डोंट केयर। इसको तुम्हें ड्रॉ करते वक्त मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर था तुम्हें? नहीं, देखो देखो, एक बस एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। ये मेरा 90 डिग्रीज है, ये मेरा 90 डिग्रीज है, हाँ कि ना? ये मेरा 90 डिग्रीज है, ये मेरा 90 डिग्रीज है, हाँ कि ना? बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्रीज। सो इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या कॉमन है? एक और, ये क्या है मेरा, क्या बोलते हैं, थीटा मान लेता हूं, ठीक है। नाउ थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू ये ब्लू कलर का एंगल, थीटा प्लस समथिंग शुड बी इक्वल टू ये वाला 90 डिग्रीज। सो अगर ज्योमेट्री को इस्तेमाल किया जाए तो हमें ये वाला जो एंगल है ये भी क्या मिलेगा, पाई ही मिलेगा। नहीं समझ में आया? क्लिक नहीं हुआ ना? अभी भी क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, फाइन। इसको फिर से एक और डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, सेंटर, ये है हमारा एंगल 5, ठीक है, दिस इज आवर एंगल 5। नाउ दिस इज माय रिजल्टेंट, ये 90 डिग्रीज के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बीच में मैंने अपना वर्टिकल एक्सिस बना के रखा हुआ है, ठीक है। सो इसको मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। सो ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्रीज है। तो सबसे पहले मैं चीज लिख देता हूं, 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्रीज है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, अगर ये थीटा है, सो इसको मैं मान लेता हूं, क्या बोलते हैं, यहां पे देखो, अरे अमो क्या बोलते हैं, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ये 5 है, ये थीटा है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, इसको भी 5 ही होना पड़ेगा, बिकॉज 5 प्लस थीटा इज ओनली 90 डिग्रीज। तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, थीटा प्लस 5। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो रहा है, दीज टू एंगल्स आर कमिंग आउट टू बी क्या, 5 बन जा रहे हैं, दे आर कमिंग आउट टू बी 5। अब यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है तुम्हारा डीबी, ये भी है तुम्हारा डीबी के बराबर, हाँ कि ना? बोथ ऑफ देम आर डीबी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं, जब अगर मेरे को इस पूरे के पूरे वेक्टर को, डीबी वेक्टर को दो अलग अलग लाइंस में मेरे को अगर क्या बोलते हैं रिजॉल्व करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस विल बिकम डीबी कॉस थीटा, क्योंकि 5 के बगल में है। दिस बिकम्स डीबी साइन थीटा, दिस बिकम्स डीबी कॉस थीटा, दिस बिकम्स तुम्हारा डीबी साइन थीटा। नाउ ये डीबी कॉस थीटा और ये डीबी कॉस थीटा हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, एलिमिनेट करते रहेंगे, दे विल ऑलवेज एलिमिनेट ईच अदर। तो ये डीबी कॉस थीटा और ये डीबी कॉस थीटा तुम्हारा कट गया, तो तुम्हारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ डीबी साइन थीटा बचा है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ओनली कंटेन्स क्या, डीबी साइन थीटा। देखो यहां पे देखो, यू आर गेटिंग डीबी साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा करना है बस तुम्हें। सो हमारा क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू, क्या बोलो, डाउट डाउट, नहीं 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 नहीं, अरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बस यहां पे सिर्फ ये दो पॉइंट ही थोड़ी है, यू हैव एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक पूरा का पूरा सर्कुलर लूप है तुम्हारे पास। तुम क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ एडिंग जस्ट टू, तुम सारे के सारे पॉइंट्स को ऐड कर दे रहे हो। इंटीग्रेशन इसी को तो बोलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, वी फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एज डीबी साइन थीटा। तो इस पॉइंट के कारण तुम्हारा यहां पे डीबी साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से इस पॉइंट के कारण डीबी साइन थीटा, 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 इस पॉइंट के कारण डीबी साइन थीटा। तो तुम क्या कर रहे हो, सभी के सभी पॉइंट्स को तुम क्या कर दे रहे हो, इंटीग्रेट करके ऐड कर दे रहे हो। सो व्हाट डू यू गेट, बी, द टोटल, द बिग बी इज इक्वल टू हाउ मच, इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारा यहां पे डीबी साइन थीटा, ठीक है, डीबी साइन थीटा के बराबर हो जा रहा है। नाउ यहां पे डीबी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, है ना, आइडियल साइन थीटा ही होता है हमारा, सॉरी, आइडियल साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री हो गया, 1 हो गया, उसकी गलती नहीं है। आइडियल तुम्हारा यहाँ पे साइन थीटा नहीं, सॉरी
5 होना चाहिए, 5 है हमारा एंगल। आइडियल साइन फाइव अपॉन तुम्हारा आर स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। आइडियल साइन फाइव अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ लेट अस गो बैक टू हमारा ओरिजिनल ये वाला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाइव? इस ट्रायंगल से हमें क्या मिल रहा है? साइन, यहां पे इमेजिन करो इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं, ठीक है, आई एम कीपिंग अ ट्रायंगल लाइक दिस, ऐसा मैंने एक ट्रायंगल लिया। हाँ, ये हो गया मेरा, अगर सॉरी उल्टे डायरेक्शन में, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक सेकंड रुको, बस ये दिखा रहा हूं मैं। ऐसे करके तुम्हारे पास ये जो है फाइव, ये है तुम्हारा आर, ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो साइन फाइव इज इक्वल टू आर अपॉन ए अपॉन ए अपॉन ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, नाउ इसको भी यहां पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, क्योंकि फाइव हमारा टर्म था, फाइव तुम्हारा एक रैंडम हमारा टर्म है। सो इसको इनकॉर्पोरेट करने पर क्या मिलेगा? सो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर अपॉन सॉरी ए अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पे नीचे आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू सारे के सारे जो कांस्टेंट टर्म्स है सबको बाहर निकालो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज टू द पावर 3/2। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा? a to the power x multiplied by a to the power of y is equal to a to the power x plus y होता है। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट, नहीं समझ में आया? हाँ, द होल रेज टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारा डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या मिल जाएगा तुम्हें? द सर्कमफ्रेंस ही मिलेगा ना, 2 पाई ए। हाँ, सो इज इक्वल टू म्यू नॉट, हाँ क्या 12 कहां से आ गया? डीएल का इंटीग्रल का होगा ना। डीएल का इंटीग्रेशन एल नहीं है रे, स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, एक लूप है तुम्हारे पास। लूप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डीएल तुम्हारा पूरा का पूरा एक सर्कुलर लूप को देखो ना, सर्कुलर लूप का तुम्हारा क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 पाई ए, 2 पाई आर। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? तुम हाँ, 2 पाई आर तो है तुम्हारा, एल जो है, एल इज व्हाट? द एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कौन से शेप में है तुम्हारा? इट इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल। सर्कल के शेप में होने के कारण हम लोग 2 पाई ए बोल देते हैं, वेयर ए इज द रेडियस। सो म्यू नॉट आई तुम्हारा ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई ए। पाई और 2 कट गया और यहां पे बचा 2। सो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज टू द पावर 3/2। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल टू द पावर 3/2 तुम्हारा निकल के आ गया। दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ यहां पे, ठीक है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 r² प्लस ए स्क्वायर द होल रेज पर 3/2। अब तुम्हारे पास अगर एक कॉइल में सिर्फ एक टर्न के बजाय तुम्हारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज वायर को तुमने एक बार घुमाया, फिर एक और बार घुमाया, ऐसे घुमाते जा रहे हो, n नंबर ऑफ टर्न्स तुम घुमाते जा रहे हो, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N, कितने टर्न्स तुमने घुमाए? म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज टू द पावर 3/2 2। ठीक है, दिस बिकम्स योर फॉर्मूला। समझ में आ गया? इस तरह से तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। सो क्या क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले शुरुआत में हम लोगों ने हमारा डायग्राम बना दिया, जहां पे हमारा रेडियस था a, हमारा लेंथ था r, ये छोटी सी वैल्यू ली dl ऊपर और एक छोटा सा वैल्यू लिया dl नीचे।
और इनके बीच में परपेंडिकुलर हमारा निकल के आ गया क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ गया। अब हमको पता है क्या, हमको पता है कि ये जो डीएल और ये जो लेंथ है आर, ठीक है, इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्रीज। तो डीएल क्रॉस आर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। नाउ हमें यह भी पता है कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंगल को फिर हम लोगों ने फिगर आउट किया यूजिंग दिस। ठीक है, अगर ये मेरा फाई है तो ये भी मेरा फाई होना चाहिए। सो यहां पे मेरे को फाई मिल गया। फिर उसके बाद मैंने इस जो डीबी वैल्यू है इसको मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे डीबी कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे डीबी साइन थीटा हो गया, नीचे का भी डीबी कॉस थीटा हो गया, डीबी साइन थीटा हो गया। फिर मैंने बोला जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हर एक कॉस थीटा वाला जो टर्म है एक दूसरे को टक टक करके कैंसिल करते जाएगा। इट विल कैंसिल ईच एंड एवरी सिंगल कॉस थीटा वैल्यू, जिसके कारण वी विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, ओनली साइन थीटा टर्म्स। सो डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन थीटा की जगह वो लिख दिया। हाँ, और उसके बाद हम लोगों ने जब हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, इंटीग्रेट करने के लिए था ही कौन, डीएल था हमारे पास। पूरे के पूरे डीएल को इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिला, 2 पाई ए, 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल मिल गया, 2 पाई ए के बराबर मिल गया। फाइनली सारे के सारे वैल्यूज को टक 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 करके पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 रूट अंडर सॉरी 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल टू द पावर 3/2। और अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ लूप्स है, n नंबर ऑफ लूप्स है तो तुम्हारा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल टू द पावर ऑफ 3/2। ये डेरिवेशन जो है बहुत बहुत बार आ चुका है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तुम्हारा। ठीक है, सिंपल है, 2 नंबर का आता है। ठीक है, 2 नंबर का, ज्यादा मार्क्स का नहीं है, इट्स जस्ट 2 मार्क्स। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा तुम्हें काम 2 नंबर के लिए करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी सिंपल डेरिवेशन। ठीक है, जब मैं तुम्हारा डेरिवेशंस का टेस्ट लूंगा, आई विल टेक द डेरिवेशंस टेस्ट फॉर द फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर टुगेदर। डेरिवेशंस टेस्ट होता है मेरा, जहां पे ऑल यू हैव टू डू इज राइट डाउन द डेरिवेशंस। मैं एक लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस तुम लोगों को ऑलरेडी तुम्हारे ये जो वेबसाइट है उसके अंदर डाल दूंगा मैं। ठीक है, उसके हिसाब से तुम लोगों को क्या करना है, एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सो कल का जो एग्जाम होगा हमारा वो भी तुम लोगों को स्कैन करके जस्ट पुट इट इन द वेबसाइट। ठीक है, क्लास में ही कर दोगे तुम लोग। समझ में आ गया, 1.5 आवर्स का एग्जाम होगा या फिर मैक्सिमम 2 आवर्स का एग्जाम होगा। ठीक है, वो मेरे पे डिपेंड कर रहा है। अगला ओके, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द लूप। हमेशा लूप से दूर जा रहा होता है when the current in the coil is in the anti-clockwise direction। ठीक है, अगर करंट तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, सॉरी मतलब तुम्हारा कॉइल के अवे जाएगा। खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तुम्हारा। सो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इस तरफ चले जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल गो इन दिस डायरेक्शन, खत्म। ठीक है, समझा नहीं, ओके फाइन। तुम्हारा एक लूप ऐसा था, प्लेन ऑफ द पेपर, तुम्हारा करंट किस डायरेक्शन में जा रहा था, ऊपर बाहर निकल रहा था, अंदर अंदर की तरफ जा रहा था, नीचे। सो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, देखो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ होगा, दूर जा रहा है। समझ में आ गया। और अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर लूप का डायरेक्शन इस तरफ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द लूप इज इन दिस डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अंडरस्टूड। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, घर जाके सोने से पहले इसको आज ही के आज ही प्रैक्टिस कर लो। समझ में आ गया, अभी दिमाग के अंदर फ्रेश है तुम्हारा, आज ही के आज ही घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। नाउ जब यहां पे व्हेन द डायरेक्शन, यहां पे तुम्हारे पास क्या है, ये जो ए स्क्वायर है, जब तुम्हारा आर लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। तो हमारे पास एक सेकंड, यही फॉर्मूला, हाँ ऊपर स्क्वायर भी तो है, ऊपर स्क्वायर है ना, देखो जैसे
ये वाला फॉर्मूला क्या दिखा रहा है तुम्हें यहाँ पे, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज मच 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 स्मॉलर देन आर, ठीक है, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नहीं, रुको रुको रुको, ये बहुत बड़ा है। और ये बहुत बड़ा है। ए बहुत बड़ा है, हाँ, आर बहुत बड़ा नहीं है, उल्टा ए बहुत बड़ा है, ठीक है। तुम्हारे पास हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल टू द पावर 3/2। सो तुम्हारा अगर ए बहुत बड़ा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 जब है तो इसको भी मैं कैंसिल करके क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए क्यूब लिख सकता हूँ, ए क्यूब लिख सकता हूँ, स्क्वायर और क्यूब को काट के म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। दिस इज फॉर एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग लूप, दैट इज बहुत बड़ा अगर लूप है तुम्हारे पास तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सर्कुलर कॉइल, ये वाला अगले क्लास में करते हैं, ठीक है, अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास, अगला टॉपिक में कर देंगे क्योंकि ये भी हमारा एक डेरिवेशन ही है। So a circular coil of 120 turns has a radius of 18 centimeters and carries a current of 3 amps. What is the magnitude of the magnetic field at a point on the axis of a coil at a distance from the center equal to the radius of the circular coil? That is very easy. R is equal to A के बराबर है, R इज इक्वल टू ए के बराबर है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास ए रूट टू निकल के आ जाएगा, है ना, ए रूट टू। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन तुम्हारा 4 पाई, सारे के सारे वैल्यूज डाल देते हैं, एन इज 120, आई इज तुम्हारा 3 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर को तो ए ही है हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन तुम्हारा 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज तुम्हारा रूट टू ए रूट टू द होल रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ए रूट टू, एक सेकंड रुको, या नहीं 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 वो मैं समझ गया, ए की पावर 3/2 आएगा ना, उसके बजाय कुछ और कर सकता हूँ क्या, देख रहा हूँ मैं, एक की वैल्यू 18 कोई कुछ कर दो। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे रूट आएगा ही नहीं यहाँ पे, रूट तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया ना, सिर्फ क्यूब्ड आएगा बस, सिर्फ क्यूब्ड आएगा। अरे यार, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ए रूट टू द होल क्यूब्ड हो जाएगा, रूट तो हम लोगों ने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, यहाँ पे रूट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, सिर्फ क्यूब्ड बचा था हमारे पास, तो ये भी हमारा क्यूब्ड हो गया। सो ए रूट 3 ए रूट टू द होल क्यूब्ड निकल के आ गया। सो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 10 to the power -7 multiplied by 120 multiplied by 3 multiplied by a squared upon 2a cube √3 √2 ठीक है, ये और ये कट गया, ये अभी भी बच, हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही फॉर्मूला में, तो म्यू नॉट होता है अपॉन 4, तो म्यू नॉट की वैल्यू तो म्यू नॉट अपॉन, अच्छा हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे 4 पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई, है ना। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके, सो ये कट गया, एक की वैल्यू दे रखा है क्या, रेडियस दे रखा है मैं, हाँ 18 सेंटीमीटर दे रखा है। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7
मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं और कुछ नहीं है यहाँ पे, अपॉन 2 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 18 इंटू 10⁻⁻²। सो ये 4 और ये 4 कट गया, और 3 6 आर 18 620, ये √2 तुम्हारा यहाँ पे 10√2 हो गया तुम्हारे पास, और ये 10⁻⁻1 ऊपर चला गया तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। सो 10√2 पाई इंटू 10⁻⁻5। 314 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 443। हाँ सही है, 443.96 443.96 इंटू 10⁻⁻5, या फिर 44.3 इंटू 10⁻⁻4। ओ 4.4 होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ किया है। अरे 3.314 कैसे लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुको। 10 मल्टीप्लाइड बाय ठीक है सर। पाई मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा √2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 44.4 होना चाहिए। यहाँ पे क्या किया था मैंने, ये 314 लिख दिया था, 3.14 की जगह 314 लिख दिया था। आंसर तो सही आ रहा है, 44.4 इंटू 10⁻⁻5, या फिर 4.4 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, 31.4 लिखने की जगह 314 से मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने √2 को। समझ में आ गया? तो चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में हम लोग धीरे धीरे, एटलीस्ट एक हफ्ता लगेगा इसको खत्म करने के लिए। आज का पूरा हफ्ता और अगला हफ्ता भी पूरा लगेगा हमें कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्या बोलते हैं और ऐसे वीडियो देखने हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस चैप्टर में मैं बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस, ठीक है, हाँ, अलग अलग इंडिविजुअल शॉर्ट्स बनाने वाला हूँ, जहां पे हम लोग एक एक सिंगल डेरिवेशंस का शॉर्ट्स बनाएंगे, ठीक है? अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।